हेलो दोस्तों, आपके समक्ष आज फिर उपस्थित हुई हूँ CU सेट हिंदी साहित्य का पेपर लेकर। दोस्तों, आज ही CU सेट का हिंदी साहित्य का PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, जिसका सॉल्यूशन लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट था। आइए हम देखते हैं सभी कि कौन कौन से क्वेश्चन थे और कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाते हैं। सभी को साथ साथ अवश्य ही आंसर देना है। आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी क्रियाओं में कितने पुरुष लिंग और वचन होते हैं। दोस्तों, ये थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है क्योंकि ये किसी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया पेपर है मेरे पास। मैं इसी को सोल्व करवा रही हूँ, तो कोई बात नहीं। पिक्चर अगर थोड़ी सी टेढ़ी आ जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, ये पार्ट बी है जो हिंदी सब्जेक्ट का है। इससे पहले का जो पार्ट ए था आपका कॉमन का, वो मैंने नहीं करवाया। हम हिंदी साहित्य का पेपर करते हैं, तो पार्ट बी मैंने खोला है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, हिंदी क्रियाओं में कितने पुरुष लिंग और वचन होते हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा बी। देखो, हिंदी में 3 पुरुष 2 लिंग और 2 वचन होते हैं। पुरुष 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। लिंग 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और 2 ही वचन हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 लिंग होते हैं, 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, न वर्ण का उच्चारण स्थान है। जल्दी से आंसर दीजिए। सभी जानते ही हैं दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। दंत का सूत्र मैंने आपको लिखवाया हुआ है, क्या आ जाता है? तलस आ जाता है। ये तय वर्ग है, और तय वर्ग है, इसी का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत्य हुआ करता है। उच्चारण स्थान दंत होता है और इन वर्णों को दंतीय वर्ण कहते हैं। तो तय वर्ग के अंदर ही क्या आता है? तय, थ, द, ध, न। तो ये दंत्य का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग हैं? विकल्प आपके समक्ष हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5। स्पर्श व्यंजन 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, और इन 25 स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। 5 वर्ग पाए जाते हैं। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, मालवी हिंदी की किस वर्ग की उपभाषा या बोली है? विकल्प है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते ही हैं दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राजस्थानी हिंदी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार हैं। हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार हैं। विकल्प है कामता प्रसाद गुरु, श्याम सुंदर दास, भगवती प्रसाद वाजपेयी और किशोर दास वाजपेयी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा डी, किशोरी दास वाजपेयी। दोस्तों, याद रखिए, हिंदी शब्द अनुशासन के रचनाकार कौन है? किशोरी दास वाजपेयी हैं। अगर आपके समक्ष आए काव्य शब्द अनुशासन, या फिर हमारे समक्ष आ जाता है काव्य शब्द अनुशासन, किसका हो जाएगा? या शब्दानुशासन आए तो अकेला, तब भी किसका हो जाएगा? ये आपका हेमचंद्र का। लेकिन यहाँ दिया गया है हिंदी शब्दानुशासन, तो ये किशोरी दास वाजपेयी का होगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी मानी है?
विकल्प है 9, 11, 84, 64। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते ही हैं दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी मानी है? 9 मानी है। नाथ कौन कितने हैं? 9 नाथ हैं। सिद्धों की संख्या मानी है इन्होंने 84 सिद्ध हैं, और नाथ कितने हैं? 9 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है कि सूफी काव्य में साधक के लिए आराध्य की कल्पना किस रूप में की गई है? विकल्प है पुरुष आलंबन के रूप में, नायक के रूप में, प्रेमिका के रूप में, सखा के रूप में। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों सभी जानते ही हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रेमिका के रूप में। अगर फिर भी किसी को संदेह है तो सूफी प्लेलिस्ट में जाकर सूफी काव्य की विशेषता एक वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्रेमिका के रूप में। अगला क्वेश्चन है, पद्मावती समय किस काव्य का अंश है? विकल्प है पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, खुमान रासो, बिसलदेव रासो। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पद्मावती समय जो है वो एक किसका समय है, किसका सर्ग है? आपका पृथ्वीराज रासो का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे समक्ष, इधर आजकल अलबत्त कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी राम भक्ति शाखा माधुर्य भाव का ग्राह्य रहस्य घुमाने का उपयोग किया है, जिसमें सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं और राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। उपयुक्त आलोचना कथन किस आलोचक का है? आलोचना कथन किस आलोचक का है? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, राम भक्त कवि तुलसीदास का संबंध निम्नलिखित में से किस दार्शनिक सिद्धांत से है? विकल्प हैं शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्या? विशिष्टाद्वैतवाद। आप जानते हो कि राम भक्त कवि तुलसीदास थे, इन्होंने रामानुजाचार्य के वाद को अपनाया था और उनका वाद कौन सा था? विशिष्टाद्वैतवाद। अगर संप्रदाय पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय। तो याद रखिएगा जो तुलसीदास जी थे वो विशिष्टाद्वैतवाद से, और ये चीज़ें मैंने आपको एक एक लाइन बनवा के लिखवाई हुई हैं, तो आशा रखती हूँ ये क्वेश्चन किसी के गलत नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? विकल्प है, जी अभी देखिए, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? शांत भाव की, सख्य भाव की, दास्य भाव की या कांत भाव की? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते ही हो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? साख्य भाव की। याद रखिएगा सूरदास की भक्ति किस भाव की है? साख्य भाव की। सूरदास से संबंधित जो वीडियो दी गई है उसमें क्लियर ये चीज़ें बताई गई हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो कि सूरदास की भक्ति किस भाव की है? साख्य भाव की। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी किस सूफी फ़कीर के शिष्य थे? विकल्प हैं शेख महीरुद्दीन,
शेख बुरहान, शेख मानुल्ला और शेख तकी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा शेख बुरहान। आप सभी जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी किस सूफी फ़कीर के शिष्य बने? शेख बुरहान के। शेख तकी मत कर देना दोस्तों, शेख तकी तो कौन माना जाता है आपका? कबीर के गुरु मानते हैं कौन? मुस्लिम। जो मुस्लिम लोग हैं वो कबीर को शेख तकी के शिष्य मानते हैं, लेकिन जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये इनके गुरु का नाम क्या है? शेख बुरहान है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन बन रहा है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो है आपके समक्ष, जो सूफी संप्रदाय हैं वहाँ जाकर आप विजिट कीजिए और वहाँ जाकर अच्छे से देखिए कि कौन किसका गुरु था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। गतो आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश करता हूँ। उपयुक्त विचार किस आलोचक का है? विकल्प है माता प्रसाद गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और आशा रखती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये हम रियल आंसर की में ही देखें, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन बन रहा है। बल्कि मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो आंसर आना चाहिए था सी। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन है। कहना चाहूँगी कि इस क्वेश्चन को फिक्स न मानिए, ये हम जो हमारे रियल आंसर की आएगी उसी में हम मैच करेंगे। अगला क्वेश्चन है, खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख, बलिक बनिक को बनिज ने, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच, बस कह एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। दरिद्रता, बेहाली, कृषि और व्यापार की दुरावस्था तथा बेकारी का उपयुक्त सोचनीय वर्णन किस कवि ने किया है? विकल्प है रैदास, तुलसीदास, केशवदास, अग्रदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते ही ये आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन आ जाएगा? तुलसीदास आ जाएगा। ये तुलसीदास के अंदर जहाँ इन्होंने ये कहें कि बनारस की महामारी का वर्णन किया है उसके अंदर दी गई ये पंक्तियां हैं। कौन सी कृति है ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि तुलसीदास जी ने बनारस की महामारी का वर्णन कौन सी कृति में किया है। अगला क्वेश्चन है, सगुण निर्गुण का तत्व दर्शन द्वंद्व निम्नलिखित में से किस कवि में देखने को मिलता है? आप सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा? नंददास आ जाएगा। नंददास का जो भंवर गीत है, नंददास का भंवर गीत है, भंवर गीत के अंतर्गत हमें सगुण निर्गुण के तत्व दर्शन द्वंद्व का वर्णन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अंग दर्पण के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 66, अंग दर्पण के रचनाकार हैं। विकल्प है रसलीन, मतीराम, देव, कुलपति मिश्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रसलीन। सभी जानते हो आप अंग दर्पण किसकी है? रसलीन की है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि बिहारी लाल का जन्म कब माना जाता है? विकल्प हैं संवत 1555, संवत 1660, संवत 1613 और संवत 1617। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 1660। आप सभी जानते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है, लगभग 1660 माना है। वैसे भी नहीं तो आप बिहारी की जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ आपको अच्छे से याद होगी, जो सन में है उसमें से 57 लेस करोगे तो लगभग जो है वो 1595 के आसपास से लगभग जो है वो आपकी 57 इसमें से लेस कर दें तो लगभग 1647 के आसपास हमारी बन जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1660। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण किसके भाई थे? विकल्प है बिहारी, सोमनाथ, चिंतामणि, भूपति। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी ने आंसर चुन ही दिया होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चिंतामणि। दोस्तों चिंतामणि भूषण के भाई थे। मैंने आपको क्लियर ये चीज़ें लिखवा रखी हैं कि जो चिंतामणि थे वो 4 भाई थे। कौन कौन से थे? एक तो कौन था, जटाशंकर। जटाशंकर था, मतीराम था, भूषण था और चिंतामणि। मतीराम, भूषण, चिंतामणि, जटाशंकर और एक कौन हो जाएगा आपका, मतीराम। ये 4 भाई थे। चिंतामणि था, जटाशंकर था, मतीराम था और भूषण था। ये 4 भाई थे। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया भूषण का भाई कौन था, तो इन सब में से क्या दे रखा है, चिंतामणि। हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, चिंतामणि। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विराग उत्पन्न होने पर वृंदावन जाकर घनानंद किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? विकल्प है वल्लभ संप्रदाय के, रामानुज संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, रामानंदी संप्रदाय के। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते ही हैं आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, निम्बार्क संप्रदाय। और दोस्तों ये क्वेश्चन हाल ही में इतना रटा हुआ है कि ये कहीं इतना हाईलाइट क्वेश्चन हो चुका है कि हर परीक्षा में इसे पूछ रहा है। अभी देखे तो पीछे आरपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पीछे जो पेपर हुआ था अभी वो डीओ का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब इस क्वेश्चन को बार बार, संस्कृत विभाग का क्वेश्चन हुआ उसमें भी पूछा गया, बार बार इस क्वेश्चन को अभी पूछा जा रहा है। और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि घनानंद किस संप्रदाय के वैष्णव थे, निम्बार्क संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन है कि राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की? विकल्प है हित हरिवंश, हरिस्वामी, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, सभी का सही क्या आ जाएगा, हित हरिवंश। और अगर कहना चाहूँगी किसी को कोई भी डाउट बन रहा है तो प्लेलिस्ट में जाकर कुछ वैष्णव संप्रदाय दिए गए हैं, जिनके साथ साथ मैंने सभी संप्रदाय करवा रखे हैं। प्रमुख भक्तिकालीन प्रमुख संप्रदाय के नाम से जो है वो वीडियो है, उसको जाकर देखिए। हर संप्रदाय को मैंने अच्छे से उसको संप्रदाय, उनकी डिटेल और उनके जो संस्थापक थे वो सभी करवा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है, सुजान चरित नामक प्रबंध काव्य में सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के पराक्रम पूर्ण चरित्र का वर्णन किस कवि ने किया है? विकल्प है जोधराज, लाल कवि, शूदन, पजनेस। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर आ ही गया होगा, कन्फ्यूजन बनने की कोई जगह ही नहीं है। सुजान चरित जो प्रबंध काव्य है वो किसका है? आपका कवि शूदन का है। और शूदन ने ही क्या किया है, इसमें वर्णन किया है। सुजान सिंह उपनाम से सूरजमल के पराक्रमों के का वर्णन है किसमें? सुजान चरित्र में। और सुजान जो चरित्र है ये किसकी है? कवि शूदन की है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता बाबू गोपाल चंद किस उपनाम से कविता लिखते थे? विकल्प है ललक दास, गिरधर दास,
कृष्णदास, ठाकुरदास। दोस्तों जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी। किस नाम से लिखते थे? गिरधर दास नाम से लिखते थे। सभी जानते ही हैं, मैंने नाम ही पूरा इनका क्या लिखवा रखा है, बाबू गोपाल चंद गिरधर दास। तो ये गिरधर दास उपनाम से लिखते थे, ये भी आपको अच्छे से बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखे ग्रंथ भाषा योग वैशिष्ट के लेखक कौन हैं? विकल्प है मुंशी सदासुखलाल नियाज, सदल मिश्र, लल्लूलाल, राम प्रकाश निरंजनी। सेकंडों में आंसर आ जाना चाहिए आपका। भाषा योग वैशिष्ट किसका है? आंसर हो जाएगा डी, राम प्रसाद निरंजनी का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहा गया, अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक के बारे में कहा है? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने परसों की वीडियो में ही आपको करवाया था, लेकिन वहाँ क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि किस कहानी के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों जल्दी से सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां की कहानी कौन सी थी? जल्दी से बताइए, इंसा अल्लाह खां की कहानी कौन सी थी? रानी केतकी की कहानी। और रानी केतकी की कहानी के अंतर्गत के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा मौलिक नाटक नहीं है? विकल्प है चंद्रावली, विश्वस्य विश्वोत्तम, विद्या सुंदर, प्रेम जोगनी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, विद्या सुंदर। आप जानते हो कि बाकी तीनों नाटक हैं वो मौलिक हैं, और जो विद्या सुंदर है ये अनुवादित नाटक है। किसका अनुवाद किया था? किस मूल नाटक का नाम क्या था आपका? मूल नाटक का नाम था चोर पंचासिका। और हमने याद भी अच्छे से कर रखा है, ये जो चोर पंचासिका है ये किसका है? ये बंगला नाटककार थे यतीन्द्र मोहन ठाकुर। किसका है? यतीन्द्र मोहन ठाकुर का है। ठीक है, मोहन ठाकुर। चोर पंचासिका यतीन्द्र मोहन ठाकुर एक बंगाल के बंगला नाटककार हैं। उनका नाटक था और इसका अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? विद्या सुंदर से। याद कैसे रखे दोस्तों? ये आपको अच्छे से कोड से याद करवा रखा है। एक बार थोड़ा सा याद दिला देती हूँ कि विद्या को कभी चोर चुरा नहीं सकता है ना। विद्या को कभी कोई 5 चोर नहीं चुरा सकते। ये कोड हमने बनाया था क्योंकि ये क्या होती है? यतेंद्रिय होती है ना। ये हमारी इंद्रियों पर विजय पाई जाती है, विजय होती है, तो इसको कोई चोर चुरा नहीं सकता है। तो ये हमने अच्छे से याद किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी के कीर्ति स्तंभ प्रिय प्रवास महाकाव्य का प्रकाशन कब हुआ? प्रिय प्रकाश का कब हुआ दोस्तों? ये आप अच्छे से जानते ही हैं, बताने की ही आवश्यकता नहीं है कि आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1914। अच्छे से जानते हो, किसी का भी गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैथिली शरण गुप्त का प्रबंध काव्य नहीं है? विकल्प है वैदेही वनवास, रंग में भंग, सिद्धराज, पंचवटी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आप सभी जानते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैदेही वनवास। दोस्तों वैदेही वनवास जानते हो किसका है? आपका वैदेही वनवास हरियोध का है। किसका है? हरियोध। ये आपका हरियोध का है। ठीक है,
ये किसका नहीं है? मैथिली शरण गुप्त का नहीं है। बाकी सभी मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य हैं। प्रबंध काव्य कौन सा है? वैदेही वनवास, लेकिन ये मैथिली शरण गुप्त का नहीं है। ये किसका है? हरियोध का है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गंगा अवतरण किसका काव्य है? गंगा अवतरण किसका काव्य है? विकल्प है सत्यनारायण कवि रत्न, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों सेकंडों में आंसर निकालेंगे सभी। किसका है आपका? जगन्नाथ दास रत्नाकर का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प दिए गए, छायावाद व्यक्तिक सौंदर्य चेतना की अभिव्यक्ति है, छायावाद प्रेम और यौवन की कविता है, छायावाद आत्मा और परमात्मा के द्वैत अनुभव की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। छायावाद प्रेम और यौवन की कविता है, यही सही नहीं है। बाकी सारे सही हैं। आप देखते हो कि बाकी जो हमें दिए गए, जैसे पहला कथन हमें दिया गया है कि छायावाद व्यक्तिक सौंदर्य चेतना की अभिव्यक्ति है, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का। ये किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने कहा। छायावाद आत्मा और परमात्मा के द्वैत अनुभव का, ये किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने कहा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? नगेंद्र ने कहा। क्या नहीं है? छायावाद प्रेम और यौवन की कविता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नंद दुलारे वाजपेयी की ख्याति मुख्यतः किस रूप में है? विकल्प है रस सिद्धांत के व्याख्याकार के रूप में, छायावाद के प्रमुख व्याख्याकार और पुरस्कर्ता के रूप में, लोक मंगल की अवधारणा के प्रस्तावक रूप में, और इतिवृत्तिपरक कविता और आलोचना के पुरस्कर्ता के रूप में। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा बी। छायावाद के प्रमुख व्याख्याकार और पुरस्कर्ता के रूप में कौन जाने जाते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखिए। एक सेकंड दोस्तों, बस थोड़ा सा हमें बैक जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा 81 का। कह रहा है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। उपयुक्त काव्य पंक्तियां हिंदी के किस साहित्य युग की हैं? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप जानते हो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग। दोस्तों ये जो पंक्तियां ली गई हैं, ये प्रिय प्रवास की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? प्रिय प्रवास की। और प्रिय प्रवास किसका है? प्रिय प्रवास जो है वो किसकी रचना है आपकी? हरियोध की। और हरियोध कौन से युग का कवि है? द्विवेदी युग का कवि है। तो ये जो काव्य पंक्तियां हिंदी के किस साहित्य युग की हो जाएंगी? आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अकल जगी मुझको, जी लोगों ने तो बेच दिया ईमान, जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का लेखक कौन है? जल्दी से आंसर दे दीजिए दोस्तों।
सेकंडों में आंसर निकल गया होगा सभी का। ये पंक्तियाँ कौन से कवि की हैं आपके? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जो गीत फरोश है ना, उसकी ये पंक्तियाँ हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश। जी हाँ जरूर, मैं गीत बेचता हूँ, है ना, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, तो उन्हीं की ये पंक्तियाँ हैं। तो किसकी हो जाएगी? भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में का प्रथम प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में नाम से कल्पना पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों 4 दिन पहले ही आपको एक क्वेश्चन करवा के आई हूँ। विकल्प है 1964, 1962, 1965, 1960। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए 1964। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राम कथा पर आधारित रचना कौन सी है? विकल्प है आत्मजयी, उत्तर प्रियदर्शी, संशय की एक रात और रश्मि रथी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा संशय की एक रात। किसका है? नरेश मेहता। नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात, और इसके अंतर्गत क्या है? ये राम कथा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य इतिहासकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य इतिहासकार नहीं है? विकल्प है शिव सिंह सेंगर, गणपति चंद्रगुप्त, रामकुमार वर्मा और नगेंद्र। आंसर हो जाएगा नगेंद्र। दोस्तों इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए इसका नगेंद्र ही, लेकिन फिर भी जो है वो हम वास्तविक जो हमारी रियल आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की आएगी, हम उसी से देखकर इसको कंफर्म कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आंसर नगेंद्र आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प है रूपक, उपमा, प्रदीप, दृष्टांत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते ही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा रूपक। चरण रूपी कमल, सॉरी कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। कहता है कि हरि के जो कमल रूपी चरण हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ, तो रूपक अलंकार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया गया, जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो। उदाहरणार्थ, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करण करे विधि नाना। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विकल्प है विशेषोक्ति, असंगति, विभावना, असंभव। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों फटाफट आपका आंसर निकल जाना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी, विभावना। आप जानते हो विभावना अलंकार में बिना कारण के ही कार्य संभव होता हुआ दिखाई देता है। जैसे बिना हाथ के, बिना पाँव के चल रहा है, बिना हाथ के अनेक कार्य कर रहा है, बिना कान के सुन रहा है, तो कारण के बिना ही जो कार्य है वो संभव हो जाता है, कार्य संपन्न हो जाता है। वहाँ क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक भाव नहीं है? विकल्प है आवेग, रोमांच, स्तंभ, वैवर्ण्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप जानते ही हैं आंसर क्या हो जाएगा? आवेग हो जाएगा। जो आवेग है वो हमारा सात्विक भाव नहीं है। सात्विक भाव 8 होते हैं। कितने होते हैं? सात्विक भावों की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। कौन कौन से हैं? चाहे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मैं बोल रही हूँ, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपुथ, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय।
पुनः देखिएगा, हमारे समक्ष है, एक एक को मैं यहाँ लिख रही हूँ। सबसे पहले आ जाएगा स्तंभ, है ना, स्तंभ हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा स्वेद, स्वेद या पसीना कह सकते हो, स्वेद। तीसरा हो जाएगा रोमांच, रोमांच हो जाएगा। चौथा हो जाएगा स्वरभंग, स्वरभंग। पांचवा हो जाएगा वेपुथ, वेपुथ। छठा हो जाएगा वैवर्ण्य, वैवर्ण्य हो जाएगा हमारा। और फिर हो जाएगा अश्रु, अश्रु। और लास्ट हो जाएगा प्रलय, प्रलय या मुक्ति जिसे आप कह सकते हो, मूर्छित होना, प्रलय या मूर्छित। देखिए, ये हमारे 8 सात्विक भाव होते हैं। कौन कौन से? स्वर, स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, स्वरभंग है, और वेपुथ है, वैवर्ण्य है, अश्रु है, प्रलय है। ये 8 हमारे सात्विक भाव होते हैं। कौन नहीं होता? आवेग नहीं होता है। याद कैसे रखें दोस्तों? ये आपको बहुत अच्छे से मैंने याद करवा रखा है। जिनको ये क्लास लगी थी उनको अच्छे से करवाया था कोड से। हम देखिए, जब हम अपने प्रेमी को देखते हैं तो सात्विक भाव हमारे, जब प्रेमी यानी ईश्वर, जब हम ईश्वर को प्रेमी के रूप में देखते हैं तो सात्विक भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। पहले हम उसके क्या देखते हैं? स्तंभ को देखते हैं। स्तंभ को देखते ही हमें क्या आ जाता है? पसीना आ जाता है, स्वेद आ जाता है, स्वेद आ जाता है। लेकिन एक तरफ क्या हो जाता है? रोमांच हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। रोमांच उत्पन्न होते ही हमारे स्वर भंग हो जाते हैं। स्वर भंग होते ही हम वेपुथ यानी कांपने लगते हैं। वेपुथ करते होता है कांपना, वेपुथ करने लगते हैं। फिर हमारे वैवर्ण्य हो जाते हैं, हम बिना वर्ण के हो जाते हैं, हमारे चेहरे का रंग उड़ जाता है, और फिर हमसे अश्रु आने लगते हैं, और फिर हम मूर्छित हो जाते हैं। पुनः देखिए, जब हम हमारे ईश्वर को देखते हैं, पहले हम उसके स्तंभ को देख रहे होते हैं, लेकिन क्या देखते हैं कि स्तंभ से ही हमारे जो आराध्य हैं वो प्रकट हो जाते हैं, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, तो हमें पसीना छूट जाता है ना, स्वेद, हमें पसीना आ जाता है। लेकिन साथ साथ क्या होता है? हमारे अंदर एक रोमांच का भी भाव उत्पन्न होता है। लेकिन उस रोमांच से हमारे जो स्वर होते हैं वो भंग हो जाते हैं, हम शब्द नहीं बोल पाते ना, स्वर भंग हो जाते हैं। फिर वेपुथे होता है, यानी हम कांपने लगते हैं। कांपने लगते हैं तो हमारे चेहरे का जो वर्ण हो जाता है, चेहरे का वर्ण जो है वो फीका पड़ जाता है। फिर हमें अश्रु आने लगते हैं और प्रलय आ जाती है, हम मूर्छित हो जाते हैं। तो ये सभी क्या थे? हमारे सात्विक भाव थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नाट्य वृत्ति नहीं है? कौन सी नाट्य वृत्ति नहीं है? विकल्प है कौशिकी, सात्वती, आहार्य, आर्भटी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। जानते हैं सभी, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आहार्य। देखिए दोस्तों, नाट्य वृत्तियाँ 4 होती हैं। 4 नाट्य वृत्तियाँ होती हैं। पहली है कौशिकी, दूसरी है सात्वती, तीसरी है आर्भटी, और चौथी होती है भारती। चौथी कौन सी होती है? भारती होती है। ये 4 नाट्य वृत्तियाँ होती हैं आपकी, कौशिकी, सात्वती, आर्भटी और भारती। 4 नाट्य वृत्तियाँ हैं। इसमें से जो 3 नाट्य वृत्ति हैं आपकी, पहली, दूसरी, तीसरी, ये जो 3 नाट्य वृत्तियाँ हैं ये होती हैं अर्था नाट्य वृत्ति। कैसी होती हैं? अर्था नाट्य वृत्ति, यानी ये अर्थ पर आधारित होती हैं। और जो भारती होती है यह कैसी होती है? आपकी ये होती है शब्दावृत्ति। ये शब्द से संबंधित होती है, ये शब्दावर्ती होती है। याद कैसे रखें? याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि कौशिक सत्वती होती है, लेकिन ये किससे मिलने जाती है? ये आर्भटी, लेकिन ये बहुत ही हटी होती है और किससे मिलने जाती है? भारती से मिलने जाती है।
कौशिकी सतवती होती है और भारती कैसी होती है, भट्टी होती है, हठी होती है, भट्टी से हठी याद रख लो। तो भारती कैसी है, हठी है, इस तरह से याद लिख लीजिएगा। भारती शब्द नहीं बोलती ना, भारती शब्द बोलती है और बहुत ही हठी होती है। बस याद रखना ये तीनों है, ये अर्थ वृत्ति है और जो भारती है ये शब्द वृत्ति है। कैसे भी करके याद रख ले, ये 4 नाट्य वृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण की उक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी? विकल्प है आचार्य वामन, आचार्य मम्मट, आचार्य भामह, आचार्य दंडी। दोस्तों शब्द पे ध्यान दियो, इन्होंने कहा काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। हमारा आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ए वामन। ध्यान दीजिए, ये काव्य शोभाया है, ये वाक्य शोभाया नहीं है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा किसकी हो जाएगी? आपकी आचार्य वामन की। आगे देखिए, आगे देखते हैं। जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है गोदान में मिस्टर मेहता क्या है? विकल्प है संपादक, उद्योगपति, डॉक्टर, दर्शन शास्त्र के अध्यापक। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। सभी जानते ही हैं यहाँ पे कि गोदान के अंदर जो मिस्टर मेहता हैं वो क्या हैं? आपके दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनंत देवी और भट्टारक किस नाटक के पात्र हैं? विकल्प है राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी ने आंसर दे ही दिया गया होगा, है ना। इसमें ये सेकंडों में निकलने वाला क्वेश्चन था हमारा। अनंत देवी और भट्टारक किस नाटक के पात्र हैं? आपके स्कंदगुप्त के। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। यह मत हिंदी के किस आलोचक का है? विकल्प है नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते ही हैं, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह ने नई कविता की पहली कृति किसे माना है? विकल्प है कस्बे का आदमी, एक और जिंदगी, परिंदे, चीफ की दावत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते ही हैं, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। किसको माना है? परिंदे को। नामवर सिंह ने पहली कृति, कहानी की पहली कृति किसे माना है? परिंदे। किसकी थी? निर्मल वर्मा की। किसकी थी ये कहानी? आपकी जो परिंदे है ये किसकी थी? निर्मल वर्मा की थी। निर्मल वर्मा। किसने माना इसको? नामवर सिंह ने पहली कहानी की कृति माना। अगला क्वेश्चन है, मणिक मुल्ला किस कथाकार की चरित्र सृष्टि है? मतलब पूछा गया कि जो मणिक मुल्ला हैं ये किस कथाकार के कथा का पात्र हैं? विकल्प है कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, राही मासूम रजा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। अब जानते हो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, धर्मवीर भारती
जो माणिक मुल्ला हैं वो किसके हैं? धर्मवीर भारती की रचना है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा रचना है किसकी है? आपकी धर्मवीर भारती की। और उसी का पात्र कौन है आपका? कौन है? माणिक मुल्ला। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्व्यक्तिकता की अवधारणा किस पश्चिमी साहित्य शास्त्री ने से संबंधित है? विकल्प हैं कोलरिज, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नाल्ड। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों समय ही नहीं लगना चाहिए था, आंसर क्या आ जाएगा? टी.एस. इलियट। आप सभी जानते हो कि इलियट को हमने इडियट बनाकर याद किया था कि इडियट व्यक्ति क्या होते हैं? निर्व्यक्तिक होते हैं, है ना। तो बस याद रखें, जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका था? टी.एस. इलियट का। अगला क्वेश्चन था कि पथ के साथी किस विधा की रचना है? विकल्प हैं संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों समय नहीं लगना चाहिए, आप सभी जानते हो ये पथ के साथी क्या है? एक संस्मरण है। किसका है? महादेवी वर्मा का। कवयित्री महादेवी वर्मा जो है उनका संस्मरण है पथ के साथी। अगला क्वेश्चन है, निपुणिका और भट्टिनी किस औपनिवेशिक कृति के चरित्र हैं? विकल्प है चारुचंद्र लेख, रामदास का पोथा, पुनर्रवा, बाण भट्ट की आत्मकथा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। अब जानते हैं आंसर क्या आ जाएगा? बाण भट्ट की आत्मकथा। निपुणिका और भट्टिनी किसके हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। किसकी कृति है बाण भट्ट की आत्मकथा? ये जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। और ये भी अगर याद नहीं है तो समझ लीजिएगा आपने कोई भी तैयारी नहीं की है। अगला क्वेश्चन है, दलित लेखन का वैचारिक आधार है? विकल्प है गांधीवादी दर्शन, अंबेडकरवादी दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवादी दर्शन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हो आंसर क्या आ जाएगा? अंबेडकरवादी दर्शन। अगला क्वेश्चन है, कछुआ धर्म के निबंधकार हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूरण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, शिवपूजन सहाय। एक सेकंड में आंसर दीजिए। सभी जानते हैं किसका निबंध है? कछुआ धर्म किसका है? गुलेरी जी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। ये कहें कि भाग सेकंड में, भाग ब में हमारे 51 से 100 तक के क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया था। और इसमें से एक क्वेश्चन पे थोड़ा सस्पेंस है, वो हम रियल आंसर की में देखते हैं। बाकी सभी आपको सटीक और 100% सही आंसर दिए गए हैं। और ये भी जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों को भी पता होगा कि हमने जो कोर्स किया सभी क्वेश्चन उसी के अंदर से के हैं। तो दोस्तों ऐसा ही नहीं कि आप एक बार कोर्स लेते हो तो केवल एक ही एग्ज़ाम क्रैक करते हो, ऐसा नहीं। ये आपने अच्छे से देख लिया होगा इस पेपर को देखकर कि अगर आप मेरे द्वारा 4 महीने का कोर्स लेते हो तो हिंदी साहित्य का कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो। कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है। मैंने शायद फर्स्ट बार में ऐसा बोला था एक वीडियो में कि जो नेट का सिलेबस है, नेट का जो क्वेश्चन पेपर है, वो पेपर आपका 90% मेरे करवाए हुए में से आएगा। तो शायद दोस्तों उस समय अतिशयोक्ति लगी लोगों को कि मैम 90%। और दोस्तों ये मैं वादा करती हूँ, जो मैंने करवाया यदि उसको आपने अच्छे से कर लिया तो पेपर देकर तुम खुद कहोगे हाँ मैम 90% पेपर आपके करवाए हुए में से ही है। बस बशर्ते कि आप लोग जो करवाया है, जो ट्रिक्स आपको लिखवाई हैं, जो ये कहें कि गहराई आपके समक्ष रखी है, उसे आप समझने की कोशिश करें और ट्रिक्स को याद कर आंसर गलत ना करें।
क्योंकि हमारे किया हुआ है 90%, जो 90% मैंने बोला, इससे अबाव भी हो सकता है, लेकिन 90% हमारा करवाया हुआ पेपर होगा। और उस पेपर में ये कहें कि आप लोग ध्यान से करना, गलत मत करना, खुद कमेंट करके ये बताओगे कि 90% पेपर हमारा किया हुआ आया था। तो दोस्तों कोई भी पेपर, ये पेपर आप देख रहे हो, आप जानते हो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन गलत होने की आपकी संभावना थी, बाकी सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से करवाए गए हैं। करवाए तो वो भी जैसे कथन हैं, तो वो आपकी उसमें से कुछ कथन आपको हूबहू करवाए गए हैं और कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग के आधार पर निकालना होता है। बस 10% मैं वही छोड़ रही हूँ जो अंडरस्टैंडिंग के आधार पे है, बाकी तो फैक्चुअल होता है और वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आशा रखती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों वास्तव में अगर ये वीडियो उपयोगी है और वास्तव में जो इसके अंदर आए गए क्वेश्चन हमारे करवाए हुए हैं, तो सभी से कहना चाहूँगी वीडियो को लाइक और इसे इतना शेयर करो कि वास्तव में लोगों को पता चले कि हाँ कोई ऐसा भी करवाता है। तो ये कहना चाहूँगी कि अवश्य कमेंट करके बताइए मुझे कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और हमारे कोर्स में से कितने % इसमें आया हुआ था। धन्यवाद।